इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे शहर की संजीवन कॉलोनी से, जहां एक ही घर में मिली है 11 लाशें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 11 लाशें। इसका मतलब 11 मर्डर्स। और इन सारे मर्डर्स का प्राइम सस्पेक्ट 32 वर्षीय अमित वर्मा फरार है। आप स्क्रीन पर उसका चेहरा देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग घर अमित के नाम पर ही है और आखिरी बार वही घर में था। लेकिन अभी अमित कहाँ है? इस सवाल के जवाब को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है और इसलिए इंस्पेक्टर ऋषि मेहता खुद अपनी मां उर्मिला मेहता को ही इंटेरोगेशन रूम में लेकर आ गए हैं। अमित का लास्ट टाइम कांटेक्ट उर्मिला जी से ही हुआ था और अब उनका इंटेरोगेशन शुरू हो गया है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए रिपोर्टर्स देश भर में लोगों तक इस केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। वहीं दूसरी ओर 57 वर्षीय उर्मिला जी इंट्रोगेशन रूम में ऋषि के सामने बैठी हुई थी। मरने से पहले उनके पति आईपीएस थे, लेकिन उन्हें कभी भी पुलिस स्टेशन की चौखट भी पार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पर आज किसी मर्डर से उनका एसोसिएशन उनके झुर्रियों से भरे सर पर पसीने का कारण बन रहा था। माँ, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जो कुछ हुआ है आप खुलकर और सच सच बोल दीजिए। मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऋषि ने रिकॉर्डर ऑन किया। बात दरअसल कल शाम की है। मैं अपने पपी को सैर करवा कर वापस आई तो मैंने देखा कि अमित के घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है। वो आदमी बहुत सस्पिशियस लग रहा था। उसके लंबे बाल, घनी दाढ़ी और अजीब से कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भिखारी हो। तब मैं उसके पास रुकी। वो बासी ले रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो अमित ही है। तब मैंने उससे पूछा, आ ही गए तुम आखिरकार? तब उसने वो बासी लेकर कहा, हाँ आंटी, जस्ट अभी भी आया हूँ। कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? कितने दिन से नहाए नहीं हो? बहुत बदबू आ रही है। मैं 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा था आंटी। अभी आज ही यहाँ पहुंचा हूँ। अब आ गया हूँ तो अंदर जाके सोने से पहले जरूर नहाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से उबासी लेने लगा। कुछ नहीं आंटी, बस इस घर को मिस कर रहा था। बहुत दिन हो गए ना यहाँ से निकले हुए, लगभग 8 महीने। जब से यहाँ से निकला हूँ तब से चैन की नींद ही नसीब नहीं हो पाई। अब ऐसा लग रहा है कि अंदर जाके जल्दी से सो जाऊं, पर ये पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। अब वो तुम ही जानो अमित। कितनी बार तो लोग मुझसे पूछते हैं कि इस घर का ओनर कौन है। क्या ये बिकाऊ है? क्या ये लीज पर देने के लिए है? तब मैं उनसे कहती हूँ कि तुम यहाँ रहते हो, लेकिन कोई भी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता। यहाँ तक कि हमारी कॉलोनी के बच्चे उसे भूतिया घर कहते हैं। अगर यहाँ बॉल चली जाती है तो लेकर भी नहीं आते। मैं लोगों को बता ही नहीं पाती कि तुम कहाँ रहते हो, कितने दिन के लिए जाते हो और आखिर तुम करते क्या हो। तुम कब बताओगे मुझे? अब आंटी, भूत के नाम से ही सही, कम से कम लोग इस घर को और मुझे परेशान तो नहीं करते। इतना कहकर वो हंसने लगा। उसने मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर दिया था कि वो करता क्या है। मैं उसे 4 साल से जानती हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। और जब मैं उससे पूछती हूँ वो हमेशा बात टाल देता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अमित एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो सकता है? डिटेक्टिव? और वो भी अमित? क्या तुम सच कह रहे हो ऋषि? हाँ माँ, बिल्कुल सच। वो अपने केसेस के सिलसिले में ही बाहर जाता था और गायब रहता था। वो इस सब को प्राइवेट रखना चाहता था, इसीलिए शायद उसने आपको कभी इस बारे में बताया नहीं। फिर क्या हुआ? तब मैंने उससे कहा, अच्छा अब तुम आ ही गए हो तो कल सुबह तक कहीं जाना मत। मेरा बेटा पुलिस ट्रेनिंग से इंस्पेक्टर बनकर वापस आ गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो। तुम अभी सो जाओ, कल सुबह मैं ही उसे तुम्हारे यहाँ लेकर आऊंगी। और हाँ, कल लंच हमारे यहाँ पर ही करना है। और हाँ, बस तुम आज रात को ही कहीं भाग मत जाना। मेरी इस बात को सुनकर वो हंसा और अंदर चला गया। तब मैं भी घर आ गई। ऋषि ने रिकॉर्डर को बंद किया। ठीक है माँ, आप जा सकती हैं। उर्मिला जी अपनी जगह से उठी और बाहर निकलने से पहले उन्होंने ऋषि से कहा, ऋषि, अमित
को तुम अरेस्ट कर भी लो तो उससे आराम से बात करना। वो इस तरह का आदमी नहीं है जो इतने लोगों को मार दे। जरूर कुछ और बात होगी। तुम बस चीजों को अच्छे से हैंडल करना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स उर्मिला जी से क्वेश्चन करने लगे। उर्मिला जी, क्या कोई और भी इसमें इन्वॉल्व था? क्या आपने किसी और को भी देखा था? आपको कैसे पता चला इन मर्डर्स के बारे में? और क्या अमित ने और भी मर्डर्स किए हैं? उर्मिला जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो पुलिस जीप में बैठकर वहां से चली गई। तब न्यूज चैनल्स पर फिर से अमित की फोटो और 11 मर्डर्स की हेडलाइन चलने लगी। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि अमित भी उस न्यूज को देख रहा था। न्यूज रिपोर्टर्स की बातें सुनकर और हेडलाइंस देखकर उसे गुस्सा आने लगा। झूठ, सबका सब झूठ। बंद कर दो श्रुति, बंद कर दो इसे, वरना टीवी को फोड़ दूंगा मैं। श्रुति ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा अमित। सब तुम्हें मर्डरर डिक्लेयर कर चुके हैं। तुम्हारे गुस्सा करने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी। अरे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सबसे पहले तो अपनी आवाज नीचे करो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। बट आई वॉन्टेड टू हेल्प यू और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अमित ने तब अपना गुस्सा निगल लिया। अब क्या चाहती हो तुम? सच, एक एक डिटेल जो भी तुम्हें याद हो मुझे सब बताओ, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। अमित ने कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। जब मैं कल रात अपने घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ था और इसीलिए अपनी नेबर से बात करके मैं घर के अंदर चला गया। 8 महीने बाद वहां गया था मैं, इसलिए पूरा घर धूल से सना हुआ था। पर मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया और किचन में चला गया। वहां मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि किचन में एक अलग ही तरह की फ्रेग्रेंस फैली हुई थी और डाइनिंग एरिया की पूरी जगह घर के कंपैरिजन में ज्यादा साफ दिख रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम हो, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने एक शेल्फ खोलकर उसमें से फूड पैकेट निकाला, उसे कुक किया और खाना खा के मैं नहाने चला गया। कांच के सामने खड़े होकर जब मैंने अपने आप को देखा तो जैसे मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी शक्ल देखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल से भागा हुआ कैदी हूं। पर मैंने सोचा अब जो भी होगा वो सुबह ही करूंगा। और फिर नहाने के बाद मैं ऊपर वाले अपने बेडरूम में सोने चला गया। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और उसकी आवाज सुनते हुए मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई। मैं आराम से अपने बेड पे सो रहा था और पता नहीं अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह के पास कुछ है। मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, इसीलिए मेरी आंखें जल्दी से खुल गई और तब मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी नाक से 2 इंच की दूरी पर एक गन थी जिसे पकड़कर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने मेरे हेड की ओर एम कर रखा था और वो शूट करने ही वाला था। कमरे में अंधेरा था, इसीलिए मुझे वो प्रॉपर दिख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और शायद उसे पता नहीं चला कि मेरी आंखें खुली हुई थी। इस बात का फायदा उठाकर मैं जल्दी से अपने बेड पे रोल हो गया और एक तरफ नीचे गिर गया। वो हैरान हो गया और मैं मौका देखकर वहीं खड़ा हो गया। वो कौन था मैं इस बात को फिगर आउट कर पाता इससे पहले ही उसने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे उसकी हल्की सी शैडो दिख रही थी, इसीलिए उसके अटैक्स को डिफेंड करने में प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन फिर मेरी आंखें उस अंधेरे को एडजस्ट करने लगी और मैंने भी अटैक किया। मैं उस पर अटैक कर रहा था पर उसके रिफ्लेक्सेस भी मेरी तरह ही तेज थे। वो एक ट्रेन्ड आदमी था। अगले अटैक से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक जोर की किक मेरे चेस्ट के ऊपर मारी, जिसकी वजह से मैं पीछे दीवार से टकरा गया। तब मैंने चिल्ला के पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा करके मैंने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जो आवाज आई उसको फॉलो करते हुए वो मेरी तरफ आया और उसने फिर से अपनी गन मेरी तरफ पॉइंट कर दी।
पर उसे अच्छा शॉट चाहिए था, इसीलिए वो मेरे थोड़े और पास आया और तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों गन छीनने की कोशिश करने लगे और इस स्ट्रगल में हम कमरे की चीजों से टकराने लगे और वो सारी की सारी चीजें नीचे गिरने लगी। पर वो आदमी बहुत स्ट्रांग था और तभी उसने मुझे उठाया और फेंक दिया। मैं जमीन पर जा गिरा, लेकिन मेरे गिरने के साथ ही गन चल चुकी थी और उसके बुलेट सामने वाली दीवार पर जा लगी। गन में साइलेंसर था, इसीलिए कोई आवाज नहीं आई। जब मैं नीचे जमीन पर था तो मुझे लगा कि अब मेरा गेम खत्म होने वाला है और ये मुझे मार डालेगा। लेकिन उसने जब ट्रिगर दबाया तो गन में एक भी बुलेट नहीं थी। वो लगातार ट्रिगर दबा रहा था और जब खाली गन की आवाज मेरे कानों में आई तो मैंने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे मारने आया था तो फिर इसकी गन में सिर्फ एक ही बुलेट क्यों थी। पर इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता या खड़ा होता, उसने गन जोर से मेरी तरफ फेंकी जो मेरे सर पर लगी और मैं वहीं बेहोश हो गया। अमित, मैंने तुमसे क्या पूछा था और तुम मुझे कौन सी कहानी सुनाने लग गए? मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने उन लोगों का मर्डर किया या नहीं। देखो, मैंने जो बात बताई है वो बताना जरूरी था। अब तुम अगर आगे सुनोगी तो सब समझ जाओगी। मैं पता नहीं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जब मैं उठा तो माहौल बिल्कुल वैसा ही था। अब भी बारिश हो रही थी और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और गन के वुंड से खून निकल रहा था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो बस एक सपना था और मैं बस बेड से नीचे गिरा था, इसीलिए मेरे सर में दर्द हो रहा था। लेकिन अगले ही पल जब मैंने इधर उधर हाथ किए तो मुझे वो गन मिल गई और मेरा सपना हकीकत में बदल गया। मैंने गन पिक करते हुए कमरे की लाइट्स ऑन की। पूरा कमरा हमारी फाइट की वजह से फैला हुआ था और दीवार पर बुलेट का निशान साफ साफ दिख रहा था। मैं अब भी उस चीज को समझ नहीं पा रहा था और तब मैंने सोचा कि मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए कि वो आदमी क्या चुरा कर ले गया है। पर जब मैं नीचे पहुंचा और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे घर की डाइनिंग टेबल पर 11 लोग बैठे हुए थे। वो दिखने में अलग थे और सबके बैठने का ढंग भी अलग था, लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही बात कॉमन थी। वो सब के सब मरे हुए थे। उन सब के सर में एक एक बुलेट थी और जिस गन से उनका मर्डर हुआ था वो गन मेरे हाथ में थी। इसका मतलब यही था कि उन सब का मर्डर मेरे ऊपर ही ब्लेम हो रहा था और एक ही रात में मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव से 11 लोगों का मर्डरर बन गया जिन्हें उस आदमी ने मारा था जो मुझे मारने आया था। और अब मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा और अपना नाम क्लियर करना होगा।